नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संस्कृत की अपन ने एक श्रृंखला शुरू करी थी रीट लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए और BSTC DLED वालों के लिए। और उस श्रृंखला में अपन ने जो है सर्वप्रथम वर्णों पर चर्चा की थी। वर्णों की चर्चा करने से पूर्व हमने जो है इनके त्रिमुनियों के बारे में जाना था और त्रिमुनियों से संदर्भित फिर अपन ने पाणिनि के बारे में पढ़ा, माहेश्वरी सूत्रों के बारे में पढ़ा। माहेश्वरी सूत्रों का मैंने उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था कि क्यों माहेश्वरी सूत्र बने और उनसे क्या हुआ। तो माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार बनाए गए और प्रत्याहारों से सूत्र निर्माण हुआ और सूत्र निर्माण के पश्चात सारे व्याकरण का जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से उल्लेख करते हुए पूरा व्याकरण निर्मित किया। ये चीज़ें अपन ने पहले देख चुके हैं। वर्णों की चर्चा अपन ने कर ली थी। वर्णों को हमने अच और हल में बांट करके उनके जितने प्रकार भेद हो सकते थे मैंने आपको डाला है। एक आप सब लोगों से देखो, मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है या ये सलाह मान लीजिए कि आप नीचे जो कमेंट बॉक्स करते हो उस कमेंट बॉक्स में आज से आपको एक अलग सा काम करना है। काम करना क्या है, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसमें आप नमस्ते गुड मॉर्निंग या आपकी क्वेरीज हो तो नमस्ते गुड मॉर्निंग की जगह आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे आप STC कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, उससे रिलेटेड पुराने पेपरों में जो जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन उस कमेंट बॉक्स में डाला करो। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ण पढ़ाए हैं, वर्णों से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न आया तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और समझ में नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को डालिए ताकि मैं उस पर आकर के चर्चा कर सकूं। उससे क्या होगा, उससे आपका विषय के प्रति एक तो जुड़ाव भी होगा और प्रश्न कैसे आ रहे हैं और अपना जो वीडियो वो कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी आपको पता चलेगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो फालतू में व्यर्थ में पढ़ रहे हैं कि उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको खुद को मालूम करना है। तो ये नई चीज़ अपन आज से शुरुआत करेंगे और उसी श्रृंखला में देखो अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उच्चारण स्थान है। देखो व्याकरण में अपन ने व्याकरण के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत एक भाषा और भाषा के दो पक्ष होते हैं, साहित्यिक पक्ष और एक व्याकरणिक पक्ष। और व्याकरणिक पक्ष में मैंने आपको चीज़ें बताई थी, वाक्य है, वाक्य के बाद में पद और पद के बाद में हमने वर्णों पे चर्चा की थी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों को ही अक्षर कहते हैं, ऐसा भी अपन ने देखा था। अब वर्ण तो हमने देख ली, लेकिन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, वर्णों को कहाँ कहाँ से बोला जाता है वो स्थान बड़े महत्वपूर्ण है और उन पर निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। मतलब यदि ये टॉपिक हैं आपके सिलेबस में तो निश्चित रूप से 100% आप मान करके चलिए प्रश्न यहाँ से आएगा जरूर। अब देखो उच्चारण स्थान से प्रश्न आएगा जरूर और टॉपिक बड़ा नहीं है, बड़ा सरल है और इसको अपन आसानी से अपन समझते हैं। देखो पहला ही अपन यदि इसमें देखें कि उच्चारण जो स्थान होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण स्थानों की यदि संख्या की बात करें या सामान्यतया यदि बात करें तो सामान्यतः इनकी संख्या मानी गई है 7। उच्चारण स्थानों की संख्या सामान्यतः 7 हैं, लेकिन पाणिनि की जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें एक उच्चारण स्थान अतिरिक्त माना गया है और वो एक उच्चारण स्थान है उर। ये ध्यान रहें, इस पर मैं आगे चल करके चर्चा करने वाला हूँ। उर कहते हैं हृदय को। कुछ वर्णों के उच्चारण में हृदय का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस एक उच्चारण स्थान को और अतिरिक्त मान करके इनकी जो कुल संख्या होती है वो कुल संख्या 8 हैं। और ये जो उर है वो पाणिनीय शिक्षा अनुसार जो है, पाणिनीय शिक्षा अनुसार एक उच्चारण स्थान कौन सा है, उर, और 7 कौन से हैं इस पर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला ही प्रश्न और उसमें यदि आपको कोई संदेह हो, यदि सामान्य प्रश्न आए, अब आपको मैं ध्यान में फिर ही आ रहा होगा कि साहब 7 करें 8 करें, प्रश्न सामान्य आए ऑप्शन में कि संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, ऑप्शन में 7, ऑप्शन में 8, ऑप्शन में 9, ऑप्शन में 5 ऐसा दे रखा है, तो जो ज़्यादा दे रखा है वो करना है। ऐसा आ जाए ऑप्शन में 8 नहीं है, 7, 6, 5 तो आपको 7 कर देना है। यूँ आ जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं तो आपको 8 करने हैं, या यूँ कर दीजिए लघु सिद्धांत या वरदराजाचार्य के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं तो आपको कहना 7, उसमें उर नहीं है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान दें। अब देखो ये 7 कौन कौन से हैं इनको अपन देखते हैं एक बार। 7 उच्चारण स्थानों में पाणिनीय शिक्षा के अलावा जो अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी हमारा आधारभूत ग्रंथ वही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग और परीक्षा में अधिकांश प्रश्न वहीं से आते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इन 7 उच्चारण स्थानों को विभिन्न प्रकार के सूत्र या लाइनें बना रखी हैं। उन सूत्रों के माध्यम से देखो याद करना भी आसान रहेगा, पढ़ना भी आसान रहेगा और इनका वर्गीकरण भी बड़ा सरल भाषा में हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि अलग अलग भी इनको करते हुए चलेंगे अपन और उस टेक्निक से अपन देखेंगे। इसमें नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे हम कंठ पर।
7 उच्चारण स्थानों में जो कंठ हैं, इस कंठ उच्चारण स्थान का जो सूत्र है वो है अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। विसर्जनीय नाम कंठ है। ये आपका पहला सूत्र है। अब देखो, आपको केवल लाइन इतनी सी याद करनी है, अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं उस पर अपन देखेंगे। इसमें पहला वर्ण आ रहा है आपके पास में अ, दूसरा आ रहा है कू। कू का मतलब हो गया क, ख, ग, घ और ng। फिर एक वर्ण आपके पास में आ रहा है आगे है, और एक वर्ण आ रहा है आपके पास में विसर्ग। यानी कुल मिलाकर के मैं बात करूं, 1 5 वर्ण ये हो गए, 6 ये हो गया और 1 7 ये हो गया। अ हो गया, कू हो गया, है हो गया, विसर्ग हो गया। इस तरह से इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा, कंठ रहेगा। यहाँ पर यदि मैं इनको सबको अलग लिख दूँ, यानी पहला आपके पास में अ है, उसके बाद में आपका कू है। कू का मतलब हो गया पूरा का पूरा क वर्ग। क वर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क वर्ग का मतलब हो गया क, ख, ग, घ और ng, 5 अक्षर हैं। उसके बाद में फिर आपके पास अ, कू है का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, और एक हो जाएगा आपके पास में विसर्ग। ऐसा यदि कहीं मिले चिन्ह तो उसका उच्चारण स्थान भी आपके पास रहेगा कंठ। ये ध्यान दें, अनुस्वार और विसर्ग का वैसे जो जिस स्वर के ऊपर वो आधारित होते हैं वही उनका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन पर्टिकुलर विशेष रूप से इसका जो उच्चारण स्थान है वो विषय कंठ है। तो ये अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है पहला सूत्र, और इसके अंदर ये हमारे पास कुछ वर्ण आए हैं। फिर नंबर 2 यदि अपन देखेंगे, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। नंबर 2 पे देखेंगे, कंठ के बाद में लेंगे तालु, दूसरे नंबर का जो उच्चारण स्थान है। तालु में कौन कौन से आएंगे, तो इसका एक लाइन है, सूत्र है, वो है इचू यसा नाम तालु। दूसरा जो है वो है इचू यसा नाम तालु। इचू यसा नाम तालु में इसको इस तरह से देखते हैं, आपको समझ गए होंगे। पहला तो आपके पास वर्ण है ई, इसका उच्चारण स्थान भी तालु। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा चू। चू का मतलब हो गया च वर्ग, और च वर्ग का मतलब हो गया 5 वर्ण। फिर आ गया आपके पास में य, और फिर आ गया आपके पास में स। फिर से देखो, ई का उच्चारण स्थान तालु, च वर्ग का भी तालु, ये का भी तालु और स का भी तालु। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह क्या रहेगा, तालु। देखो, यहाँ से अपन एक चीज़ को परख सकते हैं कि हमारे पास संस्कृत में 3 प्रकार के स आते हैं, स और स। इन ये जो तीनों स हैं, इस पर प्रश्न बन चुका है कि किस स का क्या नाम है। जैसे ये जो पहला स है, इस स को हम कहते हैं तालव्य, दूसरे वाले को कहते हैं मूर्धन्य, और तीसरे वाले को कहते हैं दंत्य। ये जो इन स के नाम है वो इनके उच्चारण स्थान के आधार पर नाम पड़े हुए हैं। इस स का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए इसका नाम हो गया तालु। ये भी आएगा आगे, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे हम कहेंगे मूर्धन्य, और इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसको कहेंगे दंत्य। तो साधारण अर्थों में इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, अधोलिखितेषु दंत्य सवर्ण अस्ति। कौन सा दंत्य होगा, नीचे वो तीनों प्रकार के स दे सकता है, या किसी भी वो प्रश्न पूछने वाले पे डिपेंड, हमें केवल इनकी तीनों की जानकारी रखनी है। तो इनके जो नामकरण हुए हैं वो नामकरण इनके उच्चारण स्थान के आधार पर हो गए हैं। तो एक बार फिर से इनको देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पास हो गया ई। अब यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना, यदि ये ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो, वैसे अपन ने पीछे वर्ण विचार में बात कर ली थी कि ये एकमात्र ई ही 18 तरह का हो सकता है, ऋस्व दीर्घ प्लुत के आधार पर। फिर उसके हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित के आधार पर, अनुनासिक और अननुनासिक आधार पर एक के हमने 18 भाग देखे थे। तो वो 18 प्रकार का ई, उन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु रहेगा। वो किसी भी प्रकार का पूछे, जैसे प्लुत इकार का उच्चारण स्थान क्या है, कि दीर्घ इकार का उच्चारण स्थान क्या है, ऋस्व इकार का उच्चारण स्थान क्या है, कैसा भी पूछे, अनुनासिक ई का क्या है, अननुनासिक ई का क्या, तो सभी प्रकार के ई का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु। फिर दूसरे नंबर पे जो वर्ण आ रहा है वह है च वर्ग। च वर्ग का मतलब हो गया च, छ, ज, ज, ये, और उसके बाद में फिर आपके पास में अगला जो आएगा वो आ रहा है य, उसके बाद में फिर आ रहा है श। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालु। उसके बाद देखो अगला जो देखते हैं अपन, नंबर 3 तालु के बाद मिलेंगे कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा पर यदि अपन लेते हैं तो इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है ऋटु रसाणाम मूर्धा। ऋटु रसाणाम मूर्धा। ऋटु रसाणाम मूर्धा, रसाण भी आना चाहिए यहाँ पर।
ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये जो मूर्धा आएगा, देखो इसमें पहला क्या आ गया री, फिर क्या गया टू का मतलब हो गया ट वर्ग, फिर क्या गया र, फिर क्या गया मूर्धन्य स। इन सभी का जो उच्चारण स्थान रहेगा वो क्या रहेगा मूर्धा। हमारे मुख के अंदर मूर्धा एक स्थान है, तालु भी एक स्थान है, कंठ भी एक स्थान है। जिस स्थान से वायु निश्रित हो रही है उस स्थान के टकरा करके ये ध्वनियाँ बन रही है। तो इनके उच्चारण स्थान इस तरह से हो जाएंगे। इनको जब अपन अलग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा री, फिर आएगा ट वर्ग आ जाएगा ऋतु रसाणाम, फिर आएगा आपके पास में र वर्ण, और फिर आएगा मूर्धन्य स। इन सब का जो उच्चारण स्थान रहेगा वह रहेगा आपके पास में मूर्धा। तो इस तरह से ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र में हमने जो वर्ण देखे, यदि आपको यूँ पूछे कि मूर्धा से उच्चारित वर्ण कितने हैं, तब इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। जैसे री हो गया 1, 5 ये हो गए, 1 और 5 कितने हुए 6, फिर एक ये हुआ 7 और एक श हुआ कितने हुए 8। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले सामान्य रूप से कितने हो गए 8। उसी तरह 1, 5, 6, 7, 8। उसी तरह एक अकु है, एक अ हो गया, क वर्ग के 5 हो गए 6 है 7 और एक विसर्ग 8। यानी अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो एक एक स्थान से 8-8 तरह के वर्ण बोले जा रहे हैं। उसमें अपने को ये ध्यान देने वाली बात है कि उसमें स्वर भी होंगे, व्यंजन भी होंगे, दोनों ही शामिल हैं। अब हम यदि बात करें आगे, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, चौथा नंबर का हम लेंगे वो लेंगे दंत। यानी दांतों से भी कुछ वर्ण अपने बोले जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको हम एक लाइन में देख सकते हैं। और इसका जो सूत्र है वो बनेगा ऋतु लसानाम दंत, ऋतु लसानाम दंत। ऋतु लसानाम दंत सूत्र में यदि अपन ध्यान से देखें तो पहला वर्ण आपको मिल रहा है ली, उसके बाद तू का मतलब हो गया त वर्ग, उसके बाद फिर आ रहा है ल वर्ण, उसके बाद फिर आ रहा है ये स, दंत्य स, जिसे आप सड़क का स भी कहते हुए जानते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या रहेगा दंत। इनको यदि अलग अलग पृथक पृथक करके एक बार फिर से लिखते हैं, देखो ये जो ली हैं इसका उच्चारण स्थान रहेगा दंत। ली के बाद में हो गया पूरा का पूरा त वर्ग, त वर्ग का मतलब हो गया 5 वर्ण हो गए। इसके बाद में फिर आएगा ल आएगा, उसके बाद में इस तरह का स आएगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना। अच्छा, ये भी मैं एक बार फिर से रिपीट करते हुए चलते हैं। हमने री का जो पढ़ा था, री के जो हमने वर्णों के प्रकार पढ़े थे, उस प्रकार में मैंने कहा था कि री 12 प्रकार का होता है, 12 प्रकार का। लेकिन री जो है वो 18 तरह का भी हो सकता है और 30 तरह का भी हो सकता है, क्योंकि री और री को क्या माना गया है सावर्णी माना गया है। इसकी वार्तिक भी मैंने आपको बताया थी, री ली वर्णियो सावर्ण्यम वाच्यम। इस तरह की उस वार्तिक के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो ये री 30 प्रकार का, और वो 30 के 30 प्रकार री हैं, उनका उच्चारण स्थान तो क्या रहेगा मूर्धा, और री का उच्चारण स्थान क्या रहेगा दंत रहेगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। इसके बाद में 5वां हम लिखेंगे वो आएगा आपके पास में ओष्ठ। ओष्ठ देखो कोई विशेष वाली बात नहीं है। ओष्ठ कहते हैं हमारे मुख के जो अधर हैं, होठ हैं, इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। और ओष्ठ का जो उच्चारण स्थान है वो मिलेगा उपब्धमानिया नाम, उपब्धमानिया नाम। यहाँ अनुस्वार नहीं आएगा क्योंकि आगे स्वर आ रहा है। उपब्धमानिया नाम ओष्ठो, उपब्धमानिया नाम ओष्ठो, यानी उपब्धमानिया का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होंगे। ओष्ठों में यहाँ पर द्विवचन मिलेगा क्योंकि ये होठ हमारे 2 होते हैं, इसलिए द्विवचन वाला जो मात्रा आ रही है वो आ रही है। अब देखो इसमें से यदि अपन देख रहे हैं तो आपको इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग इनको करके देखें तो पहला आ रहा उ रिसो दीर्घो प्लुतो, 18 ही प्रकार का उ हो, उन सबका उच्चारण स्थान क्या रहना है ओ रहना है। फिर आ रहा है पू, पू का मतलब हो गया आपके पास में प वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। और इस पूपदमानिया नाम का संधि विच्छेद करेंगे। देखो मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ, पूपधमानिया नाम आगे छोड़ दो। तो इसमें पू कर लिया आपने, प के बाद में फिर आगे हैं उपदमानीय, उपदमानीय। उ और उ को संधि करेंगे तो अक विसर्जित उ और उ को जो है उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि वापस दीर्घ उ ही होगा, इसलिए संधि विच्छेद करेंगे तो ये उ एक और पृथक होकर के अलग बनेगा। तो यहाँ पर एक तो बनेगा प वर्ग बन जाएगा, तो पू का मतलब एक तो हो गया प वर्ग, और फिर एक और बचेगा उपधमानीय। उपधमानीय अपन ने पहले देख लिया था, प
प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जो संरचना होती है वह उपधमानीय कहलाती है और इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ रहेगा। यहाँ पर फिर मैं इनको थोड़ा सा पृथक करूँगा। इसमें आपको उ मिलेगा, इसमें आपको पूरा का पूरा प वर्ग मिलेगा, इसमें आपको फिर जो है उपधमानीय वर्ण मिलेंगे। उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण होते कौन से हैं, ये अपन ने देखा कि प से पूर्व इस तरह की अर्ध विसर्ग हों और फ से पूर्व भी इस तरह का अर्ध विसर्ग वाली संरचना हो, इसे आप क्या कहेंगे, उपधमानीय कहेंगे। इनका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा, ओष्ठ रहेगा। परीक्षा में उपधमानीय नहीं पूछ करके डायरेक्ट इस तरह का वर्ण दे दें, प से पहले इस तरह का कि भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है या लिखित वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो भी आपको क्या कहना है, ओष्ठ कहना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। इस तरह से देखो हमारे पास अब तक हमने 5 देख लिए, मुख्य जो 7 थे 7 में से हमने 5 देख लिए। कंठ हो गया, कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये एक सूत्र हो गया। इसमें 8 वर्ण हैं, 8 को अपने देख लिया, अ हो गया, क वर्ग हो गया, है हो गया, विसर्ग हो गया। फिर दूसरा देखा इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु का ई हो गया, च वर्ग हो गया, ये हो गया और श हो गया, इन सब का उच्चारण स्थान तालु रहेगा। फिर हमने मूर्धा देखा, मूर्धा का ऋतु रसनाम मूर्धा सूत्र है, इसका रीट वर्ग श और स है, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा रहेगा। फिर हमने दंत देख लिया, दंत का ऋतु रसनाम दंत होता है, इसका लीत वर्ग ल और स, ये 8 वाला जो है वो दंत है। और उसके बाद हमने ओष्ठ देखा, ओष्ठ का उपधमानीय नाम ओष्ठों के हिसाब से जो है उप वर्ग और उपधमानीय है। अब अपने पास 2 और बचे हैं वैसे इन 7 में से, एक तो है आपका जीवामूल और एक है नासिका, लेकिन सूत्रों के लिहाज से अपन उनको थोड़ा बाद में लेंगे, नीचे यहाँ जगह नहीं, एक बार इसको मिटाते हैं। देखो अगला जो उच्चारण स्थान है वो हम लेंगे नासिका, यानी 5 पहले हो गए थे, 6 ले रहे हैं नासिका। अब नासिका का यदि देखें तो इसका उच्चारण जो सूत्र है या लाइन है, पंक्ति वो सीधी है। इसका है य म ङ ण ना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक ये जो है वो च छ ज ज, ये च वर्ग का 5वां अक्षर है, प फ ब म, प वर्ग का 5वां, क वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां, यानी प्रत्येक लाइन का 5वां जो भी अक्षर है उनका उच्चारण स्थान क्या मिलेगा, नासिका। तो ये जो जितने भी 5वें वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान नाक से मिलता है, ङ न न म। इनको बोलने में नाक से वायु प्राणवायु निश्रित करनी पड़ेगी तभी इनका उच्चारण स्थान होगा। तो ये हमारे पास पृथक करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं है, सिंपल सा हो गया, ये हो गया, म हो गया, ङ हो गया, ण हो गया और न हो गया। प्रत्येक जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या रह जाएगा, नासिका रह जाएगा। फिर देखो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से अब आपको फिर से ध्यान देनी है। अपन ने बात की थी, जैसे कंठ की बात की, कंठ में हमारे पास क्या आया था, अ, फिर आया था क वर्ग, फिर आया था है और क्या आया था, विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ था। लेकिन ये जो क वर्ग अक्षर आया, इस क वर्ग में क भी था, ख भी था, ग भी था, घ भी था और ङ भी था। इस तरह का ङ यहाँ भी हैं, इस तरह का ङ यहाँ भी हैं। इसका मतलब इस ङ के जो उच्चारण स्थान है, एक तो हो गया नासिका और एक क्या हो गया, कंठ। यहाँ से एक बड़ी प्रश्न जो समझने वाली बात हो ये शुरू होने वाली है कि इस ङ के उच्चारण स्थान होंगे 2, एक होगा कंठ और एक क्या होगा, तालु। ये आपको विशेष रूप से अभी उनको अपन सारणीबद्ध कर लेंगे कौन कौन से 2 से उच्चारित होने वाले हैं। पर यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान हम पहले भी वर्गों में पढ़ चुके हैं, 5 वर्ग हम पढ़ चुके हैं और वर्ग में 5वां भी आएगा। लेकिन 5वें का यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेशल दिया है कि भाई नासिका भी होता है। आगे चलते हैं। नासिका के बाद में यमगणना नाम नासिका हो गया। उसके बाद में देखो ये 7वां उच्चारण स्थान तो नहीं है, सामूहिक रूप से है, ऐसा मिलेगा आपको ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु में यहाँ पर आप देखोगे कंठ भी पहले आ गया, तालु भी पहले आ गया। तो यहाँ पर जो उच्चारण स्थान आएगा वो कंठ प्लस तालु दोनों ही हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से हैं, देखो नाम से पता चल रहा है। एद का मतलब ए हो गया और इसमें फिर ऊपर मात्रा में आई आ रहा है, इसका मतलब ये आई ऐसा। इन दोनों को हम कहेंगे ए दई तो ए और आई का उच्चारण स्थान दोनों का क्या होगा, कंठ तालु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल ए और एक लिखेंगे आई। ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों रहने वाला है। यानी यहाँ पर ये 2 वर्ण इस तरह के रहेंगे जिनका उच्चारण स्थान रहेगा कंठ प्लस तालु। फिर अगला जो आएगा अपने पास में वो है कंठ
प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। इसका जो सूत्र है वो है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम जो बनता है, ओदौतो कंठोष्ठम का मतलब, इसको यदि अपन पृथक पृथक करें, इसमें देखो एक तो आपको ओ मिलेगा और एक मिलेगा औ। इन दोनों को संधि विच्छेद करके ओ तो इस तरह से पृथक हो ही गया, द में से औ और निकालोगे तो आपको मिल जाएगा औ, यानी ओत्म का मतलब हो गया ओ और औ का मतलब यहाँ पर औ हो गया। इन दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या मिलेगा, कंठोष्ठ। यदि मैं इस पर्टिकुलर सूत्र को ही आप अलग संधि विच्छेद करके देखना चाहते हो तो इस तरह से देख सकते हैं। इसका बनेगा पहला संधि विच्छेद ओद, द को त हो जाए करके कि ये बनेगा त, और फिर जो एक और आएगा वो बनेगा औत। औत का मतलब ये त है, त वर्ग तपरस तत्काल एक सूत्र आता है। अभी ये थोड़ी गहराई की बात हो जाएगी, पर त तक जहाँ पर आता है उसमें अपने को 6 भेद ही काउंट करने, या ध्यान देना, क्योंकि हमने देखा था ओ और औ का एक भेद नहीं होता है। कौन सा, ऋस्व भेद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये त जोड़ दिया गया है। ए और आई में भी त और जोड़ दिया गया है, यानी त जिसके पर में हो तो इनका भी आपको ऋस्व भेद काउंट नहीं करके जो 12 प्रकार के ए और आई आएगा उन सबके उच्चारण स्थान 2 ही होंगे। उसी तरह ओ और औ का जो उच्चारण स्थान आएगा, ये लास्ट में औ की मात्रा तो ये 2 है, इसलिए द्विवचन में औ की मात्रा लगा दी गई है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। तो ओदौतो कंठोष्ठम के नियम से यदि अपन इन वर्णों को देखें तो आपके पास में एक तो औ मिलेगा और एक औ की मात्रा जिसमें डबल लगता है वो मिलेगा। इन सबका उच्चारण स्थान पहला हो गया कंठ, दूसरा हो जाएगा ओष्ठ। आगे अपन और चलते हैं। देखो आगे ओदौतो कंठोष्ठम के बाद में एक वर्ण आता है और उच्चारण स्थान में 2 संयुक्त वाले में आता है दंतोष्ठ। जिस तरह से कंठोष्ठ है उसी तरह एक आएगा दंत प्लस ओष्ठ, उसे हम कहेंगे दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। इसका जो सूत्र है वो है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम में याद रखने वाली बात कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक ही अक्षर का है वह, और एक के लिए ही पाणिनि ने पूरा एक सूत्र बनाया, क्योंकि कहीं फिट नहीं हो रहा था, इसलिए एक के लिए भी कभी कभी बनाना पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने अलग से व्यवस्था कर दी वह का, केवल अकेले वह का जो है वो क्या रह जाएगा, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ इनका उच्चारण स्थान रह जाएगा। फिर आगे चलेंगे। देखो वकार से दंतोष्ठ हो गया। 10 नंबर पे यदि पढ़ लेंगे, एक सूत्र आता है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, यानी जो उच्चारण स्थान होगा वो मिलेगा आपको जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलम का मतलब ये हो गया, सीधा जो सूत्र बनता है वो बनेगा जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जिह्वा मूल है, इस जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा मूल ही होता है। अब जिह्वा मूल हम पहले देख चुके हैं, जिह्वा मूल कौन सा है, क से पूर्व कैसा अर्ध विसर्ग, और क्या ख, ख से पूर्व क्या अर्ध विसर्ग, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल। और उससे पहले हमने देख लिया था प से पहले अर्ध विसर्ग, फ से पहले अर्ध विसर्ग, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, उपधमानीय। ये हम पूर्व में जान चुके हैं। इसलिए यदि इस तरह का जिह्वा मूल आ जाए तो उस जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, जिह्वा मूल ही होगा। इनको कहते भी जिह्वा मूल है, उच्चारण स्थान भी जिह्वा, यानी जिह्व का जो मूल भाग है वहीं से ये वर्ण उच्चारित होंगे। इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो जिह्वा मूल हो गया, दंतोष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। अब अपने पास में बचा कौन, अनुस्वार बचा। तो अनुस्वार का जो हो जाएगा 11वें नंबर पे, अनुस्वार का नासिका। वैसे नासिका पहले आ चुका है, फिर भी रिपीट हो रहा है, नासिका। नासिका का सूत्र आता है अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य नासिका, यानी अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान षष्ठी विभक्ति लग करके काकी के अर्थ निकलेगा। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, नासिका। अनुस्वार का जो प्रतीक चिन्ह है वो सीधा सा ऊपर जो छोटी सी बिंदी आती है किसी भी वर्ण के ऊपर, जैसे कम आ गया, अम आ गया, कुछ भी आ गया, इस का जो अनुस्वार होगा वो क्या रहेगा, नासिका। ये भी अपने को ध्यान रखना। अच्छा अपन पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, ये जो पंचम वर्ण है, इन पंचम वर्ण में जब कभी भी संधि होगी तो इस तरह का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। कई सारी जगह बनेगा, वो हम संधि के नियमों में तय देखेंगे। तो वो अनुस्वार का भी क्या रहेगा, नासिका रहेगा इस तरह से। और आपका जो बाकी बचा देखो 12वां जो बचा, 12वां है कुछ नहीं अलग, ये लघु सिद्धांत में तो नहीं है,
उर जो हैं इनमें से अधिकांश वर्ण जो ऐसे हैं जिनको बोलने में सभी को, और वैसे तो क्या है कि उर का मतलब हो गया हृदय, और अपना जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं, ये श्वसन तंत्र हृदय से जुड़ा हुआ है। और इन सभी वर्णों को बोलने से पूर्व जो वायु हृदय से निःसृत होगी, इसलिए इस उर को या हृदय को भी जो है एक उच्चारण स्थान मान करके अलग से पाणिनीय शिक्षा में इनका प्रयोग कर दिया गया है। कई बार इस तरह के कुछ एक उदाहरण, जैसे में अपन बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा में आप जब बोलोगे तो वो है में मिला हुआ है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हृदय में जोर पड़ा है। ब्रह्मा, वहनी, वहनी में अग्नि, तो ये इस तरह के जो कुछ वर्ण आ रहे हैं उनमें आपको हृदय पर थोड़ा सा कंपन महसूस होगा, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा, उर। तो उर के पर्टिकुलर अलग अलग वर्ण नहीं मिलेंगे आपको, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि सर इस तरह से जब इन सब के अलग अलग है तो इसका क्यों नहीं है, मैं कह रहा हूँ सभी का एक सामूहिक रूप से क्या रहता है, उर रहता है। पहला प्रयास हृदय से शुरू होता है, और ये उर तो सिर्फ किसके अनुसार हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा अनुसार। वैसे ये ऊपर वाले भी जो हैं इनको कहने वाले भी पाणिनीय थे, और पाणिनीय शिक्षा भी पाणिनीय की ही है। लेकिन ध्यान दे, पाणिनीय शिक्षा वैदिक जो संस्कृत है उसके व्याकरण के लिए बनाई गई है, और ये लौकिक संस्कृत के हिसाब से प्रचलन में है, इसलिए उसको लौकिक संस्कृत में माना नहीं गया है। इस तरह से आपके 8 उच्चारण स्थानों की यदि अपन गिनती करें, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो 8 के उच्चारण स्थानों की गिनती यदि अपन देखें नाम से, तो देखो पहला आपके पास हो जाता है कंठ, फिर हो जाएगा तालु, फिर हो जाएगा मूर्धा, फिर हो जाएगा दंत, फिर हो जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। एक हो गया आपके पास में नासिका, एक हो गया आपके पास में जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, और एक आपके पास में हो गया उर। इस तरह से ये 7 उच्चारण स्थान हो गए, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, नासिका हो गई, जिह्वा मूल हो गया, और क्या छूट गया, एक अनुस्वार से तो नासिका हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, अनुस्वार से नासिका हो गया, जिह्वा मूल हो गया, अकेली नासिका का अनुस्वार का नासिका रहता ही है। तो ये 7 उच्चारण स्थान आपके कुल सामान्य संस्कृत में है, और 8वां जो उच्चारण स्थान है वो आपका पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली थोड़ा सा और यदि इनमें प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं और उनको यदि अपन सारणीबद्ध करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसको अपन देखते हैं। देखो उनमें यदि अपन मैं देखूं, यहाँ पर अपन देखे थे कि कुछ उच्चारण स्थानों के तो उच्चारण स्थान एक ही हैं और कुछ के 2-2 हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह का बना सकते हैं, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण की संख्या कितनी, 10। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी होगी, 10। 10 कौन कौन सी, देखो एक तो हो गया आपके पास में य, म, ग, ण और न। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है, और नासिका के साथ साथ इनका जो वर्ग के अकॉर्डिंग है वो भी हो जाएगा। इसके अलावा देखो ए, ओ, आई और औ, ये इनके उच्चारण स्थान में भी क्या मिला, 2-2। जैसे ए दई तो कंठ तालु, ओ दो तो दंतोष्टम। एक और मिलेगा आपको कौन सा, वकार से दंतोष्टम। तो इन सब के भी 2-2 और इन सब के भी 2-2 हैं। 5 ये और 5 ये, टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इनके अपन ने देखो इन दोनों का जो, इन दोनों का नहीं सॉरी, इस ए का और इस आई का तो हो गया ए दई तो कंठ तालु, कंठ तालु। इसके बाद में इस ये जो 2 हैं कौन से, ओ और औ, इनका हो गया था कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। और ये जो वकार है, वकार का था दंत ओष्ठ। इन सब के देखो आपको सूत्रों में भी अपन ने 2-2 लिखे थे, यहाँ पर भी 2-2 हो गए। तो टोटल वर्ण 2-2 उच्चारण स्थान वाले कितने हो गए, 5। तो ये हो गए 5, ये हो गए। इस तरह से इनके उच्चारण स्थान हो गए 10। तो प्रश्न परीक्षा में सिंपल सा बन गया, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ पर ये जो यमगणनम है, इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक बार कि इनके 2-2 कौन कौन से होंगे। इसको यदि अपन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिक पहचान कर लोगे। देखो आपके पास पहला वर्ण आएगा ये का देखो नासिका तो है ही हैं,
नासिका के अलावा और क्या आएगा, ये कौन से वर्ग का अक्षर है, च वर्ग का, च छ ज झ, ये पांचवा। और च वर्ग का कौन सा हो जाएगा, तालु। इचु ऐसा नाम तालु नियम से चलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका और तालु। उसी तरह ये के बाद में लेते हैं मैं का, वैसे नासिका तो है ही है, नासिका के अलावा मैं कौन से वर्ग का अक्षर आता है, प वर्ग का। तो उपपद मान्य नाम नियम से जो है प वर्ग को देखोगे तो प का उपपद मान्य नाम ओष्ठ से दूसरा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। तो इस तरह से इसका हो जाएगा नासिका और ओष्ठ। म के बाद में यह म ग का देख लो, ग का नासिका तो है ही है, नासिका के अलावा एक और उच्चारण स्थान कंठ के हिसाब से अक्कू है, क वर्ग का अक्षर है, इसलिए क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा। यह म ग को देख लो, ण का आपके पास नासिका तो है ही है, नासिका के अलावा जो है ऋतु रसना मूर्धा नियम से इसका उच्चारण स्थान मूर्धा भी हो जाएगा। और फिर बचा कौन सा, न का नासिका तो है ही है, और ऋतु लसा नाम दंत, त वर्ग का अक्षर है, त थ द ध और न, त वर्ग का अक्षर है, इसलिए इसका और क्या हो जाएगा, दंत। इसलिए इनका हो जाएगा नासिका प्लस दंत। तो ये इन सब के होकर देखो, नासिका, नासिका तो सबका है ही है ना, यमगणना नाम नासिका के नियम से नासिका तालु यह, नासिका ओष्ठ मैं, नासिका कंठ ङ, नासिका मूर्धा और नासिका दंत। इस तरह से ये दो दो हो गए और ए ओ आई औ किस तरह से 5 थे, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। बाकी जो बचे कितने, एक वर्ण वाले, सॉरी एक उच्चारण स्थान वाले, एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या यदि पूछ ले आपको तो वो उनकी संख्या बता देनी है 32। 32 बचे कैसे सर, अरे भाई हमने लघु सिद्धांत के अनुसार वर्ण कितने पढ़े, 42 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 32। तो उन 32 के 32 का ही क्या रहेगा उच्चारण स्थान, एक उच्चारण स्थान रहेगा, वो चाहे क हो, म हो, स्पर्श हो, ये रह, उन सबका एक ही आ रहा है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसके अलावा एक और आता है कि यम जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यम वर्णों का जो उच्चारण स्थान माना गया है, यम वर्णों का उच्चारण स्थान वो माना गया है नासिका, क्योंकि यम वर्णों को हमने पहले जब वर्गीकरण किया था तो अयोग वाह वर्ण में शामिल किया था। अयोग वाह वर्ण में जिनका कोई योग नहीं हो, जिनकी गिनती नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको अपने इसमें शामिल नहीं किया है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष यदि पूछे आपको प्रश्न ऐसा बन जाए कि यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या, तो आपको क्या कह देना है, नासिका होता है। इस तरह से उच्चारण से रिलेटेड जितने भी जो नियम थे या अपने वर्गीकरण था, यहाँ से प्रश्न बनेगा जरूर। एक बार मैं फिर से सूत्रों को रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको अच्छा काम यही करना है, सिर्फ सूत्र याद कर लेने हैं। सूत्र याद कर लोगे तो इतने अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र माध्यम से याद रह जाएगा। पहला है अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपपद मान्य नाम ओष्ठो, यमगणना नाम नासिका च, एदयितो कंठ तालु, ओदोतो दंतोष्टम, ओदोतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, और नासिका अनुस्वार से नासी, जीवामूल से जीवामूलम और अनुस्वार से नासिका च, ये इनके सूत्र हैं और इन सूत्रों के माध्यम से आपको याद रखना है। 10 ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान डबल है, बाकी शेष जो बचेंगे उनका उच्चारण स्थान वो एक एक वाला हो जाएगा। यम वर्णों का मैंने कह दिया कि भाई यम का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, वो नासिका ही रहेगा। यहाँ पर मैं प्रश्न वैसे तो कई सारे आप जब BSTC वाले भी देखेंगे चाहे रीट वाले देखोगे, आपके पेपर में 101% यहीं से प्रश्न मिलेंगे जरूर। आप पिछले की किसी भी पेपर को उठा के देखोगे इस उच्चारण स्थान वाली इस टॉपिक से प्रश्न जरूर मिले। इसलिए आप गुड मॉर्निंग हाय हेलो कहने की बजाय कौन से प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न डालोगे कि सर सकार का उच्चारण स्थान कौन सा, ये प्रश्न और कब आया था, आगे बस केवल इतना सा लगा करके दे दोगे तो निश्चित रूप से देखो आपको पेपर में देखने की एक दृष्टि विकसित होगी और टॉपिक में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ये इस तरह का आपका दृष्टिकोण डेवलप होगा तो निश्चित रूप से आप उस एग्जाम को फाइट करने के बहुत करीब पहुंचोगे। ये काम आज आपको डेफिनेट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल जो अपन इसके बाद टॉपिक देखेंगे, देखो हमने उच्चारण स्थान वर्ण पढ़े, वर्णों के बाद में हमने वो कहाँ से बोले जाते हैं ये पढ़ लिया। अब बोलने के लिए इनको क्या क्या प्रयास करना पड़ेगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है। STC वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और BA BEd या कोई भी और रीट वाले उन सब के लिए भी। दूसरा जो अगला जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे प्रयत्न, किनको बोलने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए जाएंगे उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।